आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इट्स लाइक एम्स फेवरेट टॉपिक। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना एक ना एक पक्का आता है एम्स में, नॉसेट में एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। एंड आई डैम श्योर एट द एंड आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाओगे बहुत इजीली वे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाइपोकैलिमिया क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल है दैट इज 3.5 to 5। सो अगर 3.5 से कम होगा तो क्या होगा? हाइपोकैलिमिया होगा। ठीक है, 5 से ज्यादा होगा तो हाइपरकैलिमिया होगा। तो जो पोटेशियम है ना वो हमारा मोस्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है, या तो हाइपोकैलिमिया हो या फिर हाइपरकैलिमिया हो। बट ये बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, हाइपोकैलिमिया या फिर हाइपरकैलिमिया दोनों, क्योंकि ये जो मोस्टली है वो हमारा हार्ट पे अफेक्ट ज्यादा करते हैं, है ना। तो हार्ट में लाइक ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, लाइक एट्रियल बहुत ज्यादा अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो गया ना तो एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कुछ ऐसा होगा और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो ऐसा क्या क्या रीजन है, क्या क्या कॉजेज है हाइपोकैलिमिया का? सो जो हमारा पोटेशियम लेवल है वो पोटेशियम कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है? यूरिन के थ्रू लॉस हो सकता है, जीआईटी के थ्रू, या फिर स्किन के थ्रू, या फिर अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर शिफ्टिंग हो जाए, या फिर कोई डिजीज की वजह से। तो यूरिन के थ्रू कैसे लॉस हो रहा है? लेट्स सपोज कोई पेशेंट है वो डायूरेटिक्स पे है। अब डायूरेटिक्स पे है तो डायूरेटिक्स का काम ही क्या है? डायूरेटिक्स का काम ही यही है कि वो एक्सेस फ्लूइड को लॉस करेगा, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा वो लॉस करेगा, जिसकी वजह से हाइपोकैलिमिया देखने को मिल सकता है। प्लस अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या करता है? पोटेशियम को लॉस करता है, तो जिसकी वजह से हाइपोकैलिमिया हो सकता है। प्लस जीआईटी में क्या है? अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है, सीवियर डायरिया हो रहा है, ठीक है ना, सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो क्या हो रहा है? मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का तो इम्बैलेंस हो रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ पोटेशियम भी होता है, तो उसका भी लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट का इंडिकेशन है कि उसको प्रोलॉन्ग लाइक वो बहुत लंबे टाइम से नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग पे है, एनजी सक्शनिंग पे चल रहा है वो पेशेंट, या फिर आरटी एस्पिरेशन चल रहा है, प्रोलॉन्ग आरटी एस्पिरेशन या कंटिन्यूस आरटी एस्पिरेशन पे रख रखा है, कोई इंडिकेशन है पेशेंट का, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस होता जा रहा है, तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। प्लस स्किन में क्या है? अगर बहुत ज्यादा सीवियर पसीने आ रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, एक्सेस डायफ्रोसिस है, तो उसमें देखने को मिल सकता है। प्लस लेट्स सपोज कोई पेशेंट है, जीआईटी का पेशेंट है, उसको कोई जीआईटी बड़ा सा वुंड है, उसमें ड्रेनेज लगा हुआ है, तो वुंड ड्रेनेज हो रहा है, कंटिन्यूस वुंड ड्रेनेज हो रहा है, और बहुत ज्यादा लाइक एक दिन में उसका ऐसे 300-400 ml ड्रेनेज हो रहा है, तो उसमें भी लाइक हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रा सेल्यूलर शिफ्टिंग। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रा सेल्यूलर शिफ्टिंग कैसे होगा? जो हमारे जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो तो कम हो जाएगा ना, अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलरली जो पोटेशियम है वो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में चला जाएगा, तो ये कब हो सकता है? लाइक किसी को इंसुलिन हाइपर इंसुलिनिज्म हो गया हो, या फिर किसी को कंटिन्यूअस इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा हो। जैसे कि कोई पेशेंट है डायबिटीज का, उसका शुगर बहुत ज्यादा ऐसे एलिवेटेड है 500-600, तो उसको कंटिन्यूअस इंसुलिन थेरेपी पे डाल दिया है, तो इंसुलिन कंटिन्यूअस थेरेपी पे जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो पोटेशियम है ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर शिफ्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया। प्लस और क्या हो सकता है इसके अलावा? एल्कलोसिस। यस, अगर किसी को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रखा है, तो एल्कलोसिस में भी जो पोटेशियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली से इंट्रा सेल्यूलर में शिफ्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पे भी हाइपोकैलेमिया देखने के लिए मिल सकता है। प्लस डिजीज। सो डिजीज में क्या है? लाइक कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? एल्डोस्टेरोन क्या होता है? एलिवेटेड होता है। सो एल्डोस्टेरोन क्या होता है? याद करो, एल्डोस्टेरोन इज हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। याद आया? यस। सो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब पे एक्ट करके क्या करता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करेगा। तो ऑफ कोर्स पोटेशियम का एक्सक्रीशन ऐसे कंटिन्यूस होता जा रहा है, तो क्या होगा? पोटेशियम कम हो जाएगा तो हाइपोकैलेमिया होगा, तो कुशिंग सिंड्रोम हो गया। तो ये कुछ कॉजेज है, ठीक है ना। कॉजेज कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोई पेशेंट एडिसन डिजीज है किसी पेशेंट को, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स कम देखने को मिल सकता है, तो ऐसे लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू सिम्टम्स। अब पोटेशियम कम हुआ, हाइपोकैलेमिया हुआ, तो क्या क्या बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलेगा? सो पोटेशियम क्या हुआ ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम कम है, तो क्या होगा? जो न्यूरॉन की जो एक्साइटेबिलिटी है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। अब न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो गई तो क्या होगा? जो हाइपो एक्टिव टेंडन रिफ्लेक्सेस होगा, जो हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होता है वो हाइपो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा
इसके अलावा क्या और क्या हो सकता है, लाइक ट्रेमर, पेशेंट को ट्रेमर आएगा, ऐसे नमनेस सा लगेगा, ठीक है ना। प्लस वीकनेस, मसल वीकनेस बहुत ज्यादा होता है ना। ऐसे लाइक आपने कभी देखा होगा वार्ड में, अगर आप कभी पोस्टेड हुए होंगे तो, कि किसी पेशेंट का अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा कम होता है ना, तो लाइक वो अपना हाथ भी ऊपर अच्छे से नहीं उठा पाता, इतना ज्यादा वीकनेस होता है, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल्स वीकनेस हो जाता है। अब स्केलेटल मसल्स वीकनेस हो गया, ठीक है ना। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्केलेटल मसल्स है वो भी वीक हो गया। अब वो वीक हो गया तो जो पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, शैलो हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, मतलब कि हाइपोकैलेमिया की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स वीक हो गया, अच्छे से वो सांस नहीं ले पा रहा है, हाइपोवेंटिलेशन में चला गया है, ठीक है। प्लस जीआईटी में क्या हुआ, जीआईटी में जो जीआईटी मोटिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है। अब जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, जो बॉवेल साउंड आप सुनोगे ना तो बहुत हाइपो एक्टिव होगा, ठीक है ना। अब जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज हो गई तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, स्टूल अच्छे से पास नहीं हो रहा तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, ठीक है ना। एंड लास्ट स्टेजेस पे ना पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है, अगर आपने सही टाइम पे करेक्ट नहीं किया पोटेशियम को, ठीक है ना। पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है। ओके, सो ये हमारा सिस्टम में अफेक्ट करता है। कमिंग टू कार्डियोवेस्कुलर, तो कार्डियोवेस्कुलर में क्या होगा, जो पल्स है ना वो बहुत ज्यादा से वीक वीक पल्सेस होगा, ठीक है। प्लस हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे सिस्टम पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे अफेक्ट करता है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट लाइक जो बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, दैट इज ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया, जो भी हो व्हाटएवर। सो ईसीजी चेंजेस में क्या देखने को मिलता है, तो जो ईसीजी चेंजेस देखने को मिलता है ना वो मेनली ड्यू टू डिले इन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है ना वो डिले होता है, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलता है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड अर्लीस्ट जो साइन देखने को मिलता है ना, डेट इज फ्लैटनिंग और इन्वर्टेड टी वेव। जो ये आपका टी वेव है ना, दिस इज टी वेव, या तो ये तो फ्लैट होने लग जाएगा है ना, या फिर इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लैटनिंग और इन्वर्टेड ऑफ टी वेव, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले क्या देखने को मिल सकता है, मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया, दैट इज फ्लैटनिंग और इन्वर्टेड ऑफ टी वेव। उसके अलावा नॉर्मली जो है वो यू वेव नहीं दिखता है। आप ईसीजी रिदम देखोगे ना उसमें आपको नॉर्मली यू वेव नहीं दिखेगा, बट इन हाइपोकैलेमिया देयर इज प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या, और ज्यादा धीरे धीरे और ज्यादा डिफिशियंसी होगी, बहुत ज्यादा हाइपोकैलेमिया होगा तो एसटी सिग्मेंट डिप्रेशन भी दिखने को मिल सकता है। जो ये एस वेव है ना ये डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। एस वेव के बाद ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने बोला ना कि ये क्या करता है, डिले इन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन हो जाएगा, क्यूटी इंटरवल प्रोलोंग हो जाएगा, ठीक है ना। और आपने अभी तक अगर ट्रीट नहीं किया, अभी तक आपने हाइपोकैलेमिया को मैनेज नहीं किया, तो और क्या हो सकता है, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड लास्ट डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। तो आपको बहुत लाइक जैसे आपने देखा ना, आपको फटाफट एक्शन लेना होगा, फटाफट मैनेज करना होगा। तो हम मैनेज कैसे करेंगे, कैसे लाइक हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करेंगे। तो हाइपोकैलेमिया को मैनेजमेंट लाइक आप खुद ही सोचो कैसे कर सकते हैं, या तो हम उसको ओरली दे सकते हैं या फिर हम आईवी फ्लूइड के थ्रू दे सकते हैं। अब हम ओरली, अगर किसी का पोटेशियम बहुत कम है तो ओरली तो भाई दे ही नहीं सकते ना, ओरल अगर हम देंगे भी तो वो बढ़ेगा ही नहीं, पता नहीं कब तक बढ़ेगा, तब तक तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा। तो हमें लाइक ओरल सेफर है, बट लाइक इट इज फॉर मेंटेनेंस। किसी पेशेंट का लाइक एक नॉर्मल लेवल आ गया तो मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं, बट करेक्शन के लिए ओरली बहुत कम ही हम करते हैं, ठीक है ना। तो ओरल में क्या कर सकते हैं, या तो हम फूड दे सकते हैं या फिर मेडिसिन दे सकते हैं। तो फूड में लाइक हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आप लाइक पोटेशियम रिच डाइट लो, जैसे कि हमारा बनाना हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, एवोकेडोज हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गया, है ना, मशरूम। इन सब में ना पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आप पोटेशियम रिच डाइट लो, ठीक है। प्लस मेडिसिन में लाइक सिरप पोर्टक्लोर आता है, लाइक केसीएल का सिरप होता है, ये पेशेंट को दे सकते हैं, बीडी टीडीएस वटेवर, है ना। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये सिरप है ना, दिस दिस इज वेरी वेरी अनप्लेजेंट,
बहुत अनप्लीजेंट होता है, पेशेंट को ऐसे बहुत कड़वा लगेगा। तो आपको ऐसे पेशेंट को बताना है कि आप जब भी ये सिरप लो ना तो कुछ ऐसे जूस के साथ लो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। प्लस ये ना हमारा जीआईटी इरिटेशन करता है, जीआईटी इरिटेशन करता है इसकी वजह से अगर किसी किसी पेशेंट में अगर ऐसे वॉमिटिंग, डायरिया ऐसे सिम्टम्स आने लगे ना तो हमें इसे डिसकंटिन्यू करना है ना, क्योंकि बहुत इरिटेटेड है तो डिसकंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ओरल मैनेजमेंट हो गया। अदर है कि आईवी फ्लूइड अगर बहुत ज्यादा कम है पेशेंट को तो हम ऑफ कोर्स आईवी फ्लूइड के थ्रू ही मैनेज करेंगे। तो आईवी फ्लूइड में ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी पोटेशियम को एज आईवी पुश मतलब फ्लैश ऐसे नहीं करना है, या फिर आईएम या सबक्यू तो कभी नहीं देना है, नेवर एवर, क्योंकि पेशेंट तुरंत डेथ हो सकता है नहीं तो जल्दी से अगर आपने आईवी पुश किया या फिर आईएम या फिर सबक्यूटेनियस दिया तो देना कैसे है। यस, तो या तो हम इन्फ्यूजन के थ्रू दे सकते हैं, इन्फ्यूजन पंप में सेट करके दे सकते हैं, या फिर हम डाइल्यूट करके दे सकते हैं। तो इन्फ्यूजन पंप के थ्रू अगर हमने इन्फ्यूजन अगर लगाया पेशेंट को तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो इन्फ्यूजन जो है वो 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर के स्पीड से जाना चाहिए, और मोर देन 20 तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। लेट्स सपोज आपने 11, 12, 13, 14 कर भी लिया, अगर पेशेंट का पोटेशियम बहुत ज्यादा कम है तो आपने 15 या 14 मिली इक्विवेलेंट पर आवर कर दिया, बट मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछते हैं कि इन्फ्यूजन कितने रेट तक दे सकते हैं, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। तो ये इन्फ्यूजन की बात है। अगर हमने डाइल्यूट करके दिया तो डाइल्यूट कैसे करना है, तो 1 मिली इक्विवेलेंट जो हमारा केसीएल है उसको एटलीस्ट 10 ml में डिसॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कि 500 का जो ml का जो नॉर्मल सलाइन होता है तो 500 में हम कितना डालेंगे, 50 मिली इक्विवेलेंट केसीएल, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। ठीक है, ये हो गया डाइल्यूशन। तो लाइक एक चीज क्या है ना, ये जो हमारा पोटेशियम आप इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं या फिर आपने पेरिफेरल लाइन के थ्रू दिया ना, ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है, बहुत ज्यादा वेन को इरिटेट करता है, तो पेशेंट को इससे बहुत पेन होगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। एक कल परसों ही मेरे एक पेशेंट को लाइक पोटेशियम इन्फ्यूजन चल रहा था और वो इतना ज्यादा उसे पेनफुल उसके लिए था कि लाइक मैंने 11 PM को कनेक्ट किया एंड लाइक इट्स मॉर्निंग 7 AM एंड स्टिल ओनली 100 ml गया था, और वो इतना स्लो जा रहा था, इतना स्लो, मतलब यू कैन एज्यूम कि 11 PM से 7 AM में ओनली 100 ml भी कंप्लीटली नहीं गया था, ओनली 90 to 80 गया था, एंड स्टिल ही इज कंप्लेनिंग वेरी मच पेन। तो लाइक इतना ज्यादा पेनफुल हो सकता है ये, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बहुत पेनफुल होता है। प्लस ये क्या करता है, फ्लेबाइटिस करता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है, तो आपको बहुत ज्यादा लाइक जो वेनस साइट होगा ना, पेरिफेरल वेनस साइट होगा, तो आपको पेरिफेरल वेनस साइट को बार बार ऐसे देखते रहना है कि लाइक फ्लेबाइटिस तो नहीं हो गया, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं होगा, अगर हो गया तो आपको कैनुला चेंज करना पड़ेगा। प्लस आपको इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्डियक मॉनिटर, अगर पेशेंट का लाइक पोटेशियम चल रहा है ना एज ए इन्फ्यूजन या फिर डाइल्यूट करके जैसे भी दे रहे हो, तो आपको कार्डियक मॉनिटर लगाना है, उसमें आपको ईसीजी मेनली देखना है कि लाइक उसका रिदम कैसा है ना, उसमें ऐसे एसटी डिप्रेशन या फिर नॉर्मल तो नहीं आ गया, या हाइपरकैलेमिया तो नहीं चला गया, हाइपरकैलेमिया चला गया तो क्या ईसीजी चेंजेस होता है, ये सब देखना है, ठीक है ना। हाइपरकैलेमिया में क्या क्या चेंजेस होगा, क्या क्या कॉजेज है, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट पोटेशियम हाइपोकैलेमिया, ठीक है ना। सो हाइपोकैलेमिया में अब आप इसके बाद जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एंड आई डैम श्योर कि आप ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजिली कर पाओगे, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसमें अच्छे से कवर किया है, like management, ECG changes. This is something very much important for most of the exam, most of the competitive exam में, स्पेशली नॉसेट में तो भाई एक क्वेश्चन तो पूछते हैं कि हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया में ECG चेंजेस कुछ भी दे देंगे और पूछ लेंगे ये कैसे, कुछ भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आएगा। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकता है हाइपोकैलेमिया की वजह से, ठीक है ना, एंड इट्स कॉजेज। सो थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग।